कहानी का शीर्षक है खेल भाई खेल। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। गांव पूरी रात जश्न में डूबा रहा, दीन दुनिया से बेखबर। गांव का शोर मचाना, हुड़दंग करना इस वक्त लाजमी भी था, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दो चिर परिचित प्रतिद्वंद्वियों के बीच जो हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का वह मैच लोगों ने कभी अनियंत्रित सांसों के संग भारत और पाकिस्तान का वह मैच लोगों ने कभी अनियंत्रित सांसों संग देखा तो कभी चुटीले मिजाज के संग। महेंद्र चौधरी के घर में बड़ी से एलसीडी में मैच जब तक जीवित रहा, चलता दौड़ता उछलता कूदता रहा। गांव में कभी रिवाज हुआ करता था कि छोटी जाति के लोग चलचित्र जमीन पर बैठकर अलग से देखेंगे और ठाकुर, पंडा, पुजारी, चौधरी ये लोग आराम कुर्सी पर पसर कर अलग से मैच देखते थे या चलचित्र देखते थे। मगर समय बदलने के साथ बहुत सी परंपराओं की जर्जर काया अब कब्र के अंदर बेकरवट चंद बची हुई सांसें ले रही थी। लखीपुर गांव में भी इस कब्र पर सबसे पहले मिट्टी डालने वाले शख्स थे महेंद्र चौधरी। वैसे इस गांव में भी जमींदारी का पुतला बहुत पहले जलाया जा चुका था, मगर इस पुतले का निर्माण करने वाला सांचा आज भी मौजूद था। महेंद्र चौधरी ने भले ही उस पुतले को जलाने में सहयोग किया था, मगर उस सांचे को अभी तक अपने दिमाग के ताबूत में तहा कर बड़ी जतन से रखा हुआ था। मगर कुछ भी हो, चौधरी साहब थे पूरे क्रिकेट मिजाज। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि अपनी जवानी में महेंद्र भी एक धाकड़ ऑलराउंडर थे। जब कभी यह प्रसंग छिड़ता, जनाब मूंछों पर ताव देकर कहते, अरे हमरा सिलेक्शन तो टीम में हुआ रहा, लेकिन अंग्रेजी ना जानत रहे ना तो ससुरा छांट दिया, नहीं तो हमहू नामी खिलाड़ियन के साथ खेल रहे होते। महेंद्र बाबू अपने ज़माने में तो खिलाड़ी के रूप में मैदान से दर्शक दीर्घा के दर्शन नहीं कर सके, मगर मैच के दिन अपनी कोठी को दर्शक दीर्घा ज़रूर बना देते। इतने सारे कृपा पात्रों को अपने घर में पाकर एवं उनकी आंखों में मालिक के लिए इज्जत व कृतज्ञता की झलक देखकर महेंद्र बाबू की मूछें तन जाती, गर्व से तन जाती। इस माहौल का उनके बच्चों पर भी भरपूर असर हुआ था। तभी तो बेटे बेटियों के कमरे हीरो हीरोइनों की तस्वीरों की जगह क्रिकेटरों की तस्वीरों से सजते थे। बेटे कभी सचिन तो कभी धोनी के साथ क्रिच पर दौड़ लगाते, तो कभी साथ खाना खाने लगते, और इस क्रम में इनके बड़बड़ाने और रात को नींद में खलल पड़ने पर पत्नियां परेशान हो जाती। इन सब से अलग बेटी तो दिन को ही युवराज के साथ किसी रेस्तरां में बैठकर खाने के स्वप्न देखती। महेंद्र चौधरी का तो यह तकिया कलाम ही था। हमारे गांव का बच्चा चड्डी पहनना बाद में, पहले बल्ला पकड़ना सीखता है। क्रिकेट इनकी शान है। क्रिकेट प्रेम के कई किस्से इनके नाम से गांव भर में मशहूर हैं और यात्रा करते रहते हैं। जैसे उसी दिन बैठकी में दो बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे, ये खेल तो इसको पागल बनाकर ही छोड़ेगा। इसी पागलपन में महेंद्र बहन का विदाई रुकवा दिया था। सच काका? गांव के एक बुजुर्ग ने अचरज से भरकर पूछा। गांव के एक युवक ने अचरज से भरकर पूछा, हाँ हाँ बतावा ना, क्या किए थे तुम? अरे 87 का वर्ल्ड कप का बातें कुछ और था। अंग्रेज और भारत, वो भी सेमीफाइनल। पूरा इलाका में हमारे घर में तो टीवी था। अरे साला कुत्ता भी नाचे तो लोग टीवी ना छोड़े, और वो तो मैच था। बस चला दिए और बारात को रुकवा दिए। बारात रुक गया। हाँ पंडित जी, रुकेगा कैसे नहीं। महेंद्र चौधरी का बाट टाले का हिम्मत है किसी में? इतना तो दहेज दिए थे। हर आधा आधा घंटा में नौकर मिठाई, दूध, नाश्ता, जलेबी सब पहुँचाइबे कर रहा था। चलते समय मीट भात भी खाया। तो वो कहिए कि दिन का खेला था, रात को होता तो रातों को रुकवा देते। आज भी बात वही थी, वही माहौल था। 2 दशक से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद आज फिर सेमीफाइनल का ही दिन था। गांव में अधिकांश लोगों के पास टीवी है,
मगर फिर भी सब यहीं चुपते, क्योंकि मालिक का सानिध्य और मुफ्त की दावत कोई छोड़े भी तो भला कैसे छोड़े। बेचारी चौधराइन मन ही मन कुड़ती, मगर पति के आज्ञा अनुसार नियमित अंतराल पर नौकरों से नाश्ता भी भिजवाती रहती। सेमीफाइनल अपने उरूज पर था। हर चौके और छक्के के साथ बढ़ती जाती थी उत्तेजना और हर गिरते हुए विकेट के साथ मायूसियां। इस माहौल में बूढ़ी हड्डियों में भी जवानी वापस आ गई थी, मगर घर के बच्चे इस माहौल से दूर भागते थे। तीनों भाई बहन इस मेले वे गंवारों के बीच बैठकर मैच देखना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह मैच का मजा अपने कमरे में वेफर्स के साथ लेते थे। रतन और गगन की पत्नियां इन्हें नियमित अंतराल पर नाश्ता पहुंचाती रहती। भारत मैच जीत गया था। तड़कते भड़कते गानों के ताल पर खूब ताता-थैया हुई। सब ताल से ताल मिलाने में मस्त थे और महेंद्र चौधरी अबीर गुलाल में। अरे गगन की अम्मा कहाँ है भाई? अरे अबीर कहाँ है? अरे भाई जल्दी आओ, जल्दी भिजवाओ। जश्न जोर शोर से मना। पूरे गांव ने अपना गवई चोला उतार फेंका और जश्न के नए साजो सामान से लैस होकर अपने भारतीय होने का सबूत पेश करने लगा। चौधरी साहब की कृपा दृष्टि पड़ते ही दसियों बकरे जिंदगी से आज़ाद होकर कढ़ाई की ओर जा चुके थे। वहीं मांस के साथ मदिरा ने जश्न में 4 चांद लगा दिए। आहा, लखीपुर में अक्सर ही ऐसा होता था। गांव के लोग जश्न की रात मध्य की एक नहर खोद लेते, फिर सुरूर की एक धारा उसमें से फूट पड़ती, जिसमें पूरा गांव कभी डूबता तो कभी तैरता। खैर, हमेशा की तरह गोते खाते खाते पूरा गांव आखिरकार इस नहर में डूब ही गया। गांव के आसमान पर जैसे जैसे रात की चादर खींचने लगे, बेहोशी के बादल इसे अपनी आगोश में लेते चले गए। फिर रोज ही की तरह रात के अंधेरे से लड़कर सुबह की किरणें क्षितिज पर अपनी विजय पताका लहराने लगी। मगर गांव के लिए इतनी जल्दी सुबह? पिछली रात जश्न की रात थी और जश्न के बाद हो सकता है शहरों में या बाकी गांवों में सुबह जल्दी होती होगी, मगर लखीपुर के मर्दों की सुबह देर से होती है। सुबह जब तक हुई तब तक समय का रथ सुबह को निकल चुका था और दोपहर होने में जितना समय बाकी था उसे लोग अपनी पीठ पर मुर्दे की तरह ढोए हुए फिर रहे थे। वह दिन भी गुजर गया और अगले दिन सब फाइनल के जश्न की तैयारियों में लग गए। शायद धोनी और सचिन भी ऐसी तत्परता से जीतने की तैयारी नहीं कर रहे होंगे जितनी तत्परता से ये लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। जुलूस को पूरे गांव में घूमना था। चौधरी साहब इस जश्न के मुखिया होने के नाते उनकी गाड़ी को बाइज्जत सबसे आगे रहना था। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थी तो दिन भी सरपट भागा जा रहा था। ऐसे मौकों पर तो दिन रॉकेट पर सवार होकर भागता है। देखते देखते दिन भी गुजर गया। रात हुई, फिर अगला दिन आया। आज फाइनल था, वर्ल्ड कप का फाइनल। इतिहास दोहराने का सुनहरा मौका। महेंद्र बाबू का विजय रथ पहले से ही तैयार था, जिस पर वे कन्हैया बनकर सवार थे और सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। सुबह ही से बेचारा टीवी भी अपनी मेहनत किए जा रहा था। घर पर पकवान तले जा रहे थे। नौकरों के साथ घर की औरतें भी किचन में व्यवस्था देखने में व्यस्त थीं और मन ही मन कुड़ती भी जा रही थी। सत्यानाश है इस क्रिकेट का, सारे मर्दों को निखट्टू बना दिया और हमारा चैन छीन लिया है। बीच बीच में उनकी भड़ास नौकरों पर भी निकल जाती, मगर गलती से भी भारत के हारने की बद्दुआ मुंह से नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें पता था अगर ऐसा हुआ तो घर में एक अलग महाभारत छिड़ जाएगा। महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थी तो पुरुष उत्सव की तैयारियों में। हर चौके छक्के पर बाजा बजाने की योजना थी। शायद यही योजना महेंद्र को याद आ गई थी और वे फोन पर बात कर रहे थे। अरे चनुआ, डोम सबको कह दिया है ना, सॉलिड व्यवस्था होनी चाहिए। साला ऐसा बाजा बजना चाहिए कि 5-10 गो गांव सुने। फोन रखकर मिश्रा जी से मुखातिब होते हुए बोले, अरे मिश्रा, गगन को तनी फोन से पूछो तो वो लाल फटाका लिया कि नहीं, जिसमें आवाज का साथ रंग बिरंगा कागज और चिमकिल निकलता है। 10-12 ठो सतरंगी भी ले लेने को बोलना। अभी कुछ और भी कहना था उनको शायद।
कोई और आदेश भी देना था, मगर मोबाइल उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। चलती हुई गाड़ी रुक गई। वे अपना सीना पकड़े दर्द से तड़प रहे थे। पसीने की बूंदें उनके ललाट पर छलछला आई थीं। उनके अगल बगल छितराई हुई भीड़ ने उन्हें इस तरह से घेर लिया जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता हो। भीड़ में वैसे ही अफरा तफरी मच गई जैसे कि युद्ध भूमि में घायल होकर सेनापति की गिरने समझती है। आनंद फानन में ही उन्हें घर पहुंचाया गया। घर से सबसे पहला फोन रतन को गया। हेलो हेलो भैया, हेलो भैया, पायल बोल रही हूँ, जल्दी घर आओ भैया, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। रतन उस वक्त फूलों के बाजार में था। एक हाथ से मालाएं और दूसरे हाथ से फोन पकड़े होने के कारण उसे फोन पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। मालाएं पास खड़े नौकर के कंधे पर रखते हुए उसने कहा, अरे थोड़ा मालिश वालिश करवा दो, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। रतन के उत्तर से उसकी निश्चिंतता झलक रही थी, मगर पायल बेटा नहीं, बेटी थी। दूसरे वह काफ़ी समय पढ़ाई के कारण माँ बाप से दूर रही थी और थोड़े ही समय पहले उसे माँ बाप का प्यार गांव में नसीब हुआ था। इसलिए उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। उस पर बहुओं की भागदौड़ उसे असहज बना रही थी। उसने झट से गगन को फ़ोन लगाया। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वह किसी दूसरे कॉल पर व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल प्रतीक्षा सूची में रखी गई है। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। एक्सचेंज की यह रिकॉर्डिंग 5-6 बार सुनने के बाद पायल ने धैर्य नहीं खोया। वह फ़ोन मिलाती रही, लगातार मिलाती रही। अब की बार उधर से गगन की आवाज़ उभरी। हाँ पायल, बोल, क्या बात है? भैया जल्दी घर आ जाओ, पापा बहुत सीरियस हो गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? सुबह तो अच्छे भले थे। पता नहीं भैया, माँ भी डरी हुई है, तुम बस जल्दी आ जाओ। देख, हम पटाखा खरीद रहे हैं, तुम फर्स्ट एड देती रहो, हम आ रहे हैं, रतन को बताया। बातें हो जाने के 15-20 मिनट के बाद जब दोनों भाई घर पहुंचे, उस समय स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मगर दोनों की नज़रें पहले एलसीडी पर पड़ी और वहीं जम गई। तभी चौधराइन घबराई हुई आई और बोली, बेटा रतन, बेटा जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चल, देखना चेहरे से कैसे पसीना निकल रहा है। रतन को असमंजस में देख माँ फिर बोली, कौन बड़का सोच में पड़ गया रे? ये तुम्हार बाप है, आदमी मरा जा रहा है और बबुअन को खेला का ही फिक्र है। जाए दे, हम ही चलते हैं, चल पाए। माँ को गुस्से और दुख से बड़बड़ाते हुए देख गगन ने स्थिति संभाली और कहा, परेशान मत हो मैया, हम जाते हैं ना। इसके बाद दोनों भाइयों में मंत्रणा होने लगी। दोनों के चेहरों से इतनी गंभीरता झलक रही थी कि कोई भी देखकर यही सोचता कि बाप की चिंता से दोनों बेहाल हुए जा रहे हैं। उधर कमरे में मंत्रणा जारी थी। भैया पापा को घर में रखना रिस्की हो सकता है, वैसे भी आज मैच के कारण सब बंद मिलेगा, इनको अस्पताल ले जाने में ही भलाई है। देख रहा है ना, माँ थोड़ा थोड़ा बात पर परेशान हो रही है। अरे गैस का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं भैया, मेरे हिसाब से एडमिट कर देना चाहिए, कैजुअल्टी में एडमिशन भी मिल जाएगा। अभी 1 बजने वाले हैं, ले जाइए। अरे पगला गया क्या रतनवा? अस्पताल का रास्ता 1 घंटे से कम का नहीं है, टाइम पर नहीं लौट पाए तो? अरे दोनों भाई भीतर में कार वाइंड बाँच रहा है रे, यहाँ आदमी मारा जा रहा है और इनकर तो बहसे नहीं खत्म हो रहा है। अरे इनको कुछ हो गया तो हमारा जिंदगी तो अंधेरा हो जाएगा। माँ को विलाप करता देख गगन ने फिर कहा, अरे मैया 2 मिनट में आते हैं, चलो ना। उसके बाद भाई से गुजारिश करने लगा, भाई देख, कृष्ण का नैया बंद कर, इस मुसीबत से तुम ही सबको बचा सकता है। गाड़ी तुम भी तेज चलाता है, 2:30 बजे से पहले तुम होके भी आ जाएगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। रतन समझ गया कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं, सो गुस्से से फनफनाते हुए बोला, फंसा दिया ना भैया, मगर बता रहा हूँ, अगर गुस्से में किसी का सर फोड़ दूँ ना तो दोष आप पर आएगा, फिर मत कहना। उसने रुपयों के 2 मोटे मोटे बंडल आगे की सीट पर फेंके और बीमार तथा घर के नौकर लखन को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की राह ली। माँ और पायल भी साथ आना चाहते थे, मगर उसने मना कर दिया। 400-500 मीटर तक तो उसने देखने वालों का लिहाज किया, मगर फिर उसकी गाड़ी हवा को चुनौती देते हुए फर्राटे भरने लगी। पिछली सीट पर चौधरी साहब के सिरहाने बैठा लखन पीपल के सूखे पत्ते सा कांप रहा था। उसने डरते डरते कहा, भैया जी थोड़ा धीरे। चुप साला, यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने की चिंता है और इसका ड्रामा चल रहा है, चुपचाप बैठा रहा।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही रतन ने उसे डांट कर चुप करा दिया। गाड़ी आधे घंटे में ही अस्पताल के प्रांगण में घुस चुकी थी। रतन का वास्ता कभी गांव कस्बों के अस्पताल से नहीं पड़ा था। यहाँ की व्यवस्था देखकर तो वह चकरा ही गया। कई गांवों पर यह एक ही सरकारी अस्पताल था। यहाँ एसी तो क्या, बाबा आदम के ज़माने का एक पंखा बमुश्किल घूम रहा था। यह नज़ारा देख उसका मन क्षोभ से भर उठा। उसने जोरदार आवाज में पुकारा, डॉक्टर, डॉक्टर! चुप रहे बदतमीज, यह अस्पताल है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं जो चोंगा लेकर चिल्ला रहे हो। एक कड़कती आवाज रतन के कानों में पड़ी। उसने घूम कर देखा तो 50 के वय की एक नर्स सामने खड़ी थी। रतन का क्रिकेट मैच इस वक्त दांव पर लगा था, अतः उसका झुंझलाना लाजमी था। उसने झुंझलाहट में ही कहा, यह कैसा अस्पताल है, यहाँ ना कोई चूहा है ना छुछुंदर। कब से पेशेंट लेकर खड़ा हूँ, देखिए। चिल्लाने से काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। हॉस्पिटल में चिल्लाना मना है, मालूम नहीं क्या? आज तो सन्नाटा रहेगा ही। क्यों, आज क्या है? पता नहीं कि आज क्या है। एक ही तो चीज़ है जिसने सबका दिमाग खराब कर रखा है, क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। दिखाओ क्या हुआ है। पता नहीं, हम लोग तो सुबह से घर में थे नहीं। लोग कह रहे हैं सीने में दर्द है, कहीं गैस वैस तो नहीं, देखिए तो ज़रा। रतन अब ज़रा नॉर्मल हो गया था। नर्स ने मरीज को देखकर कहा, हार्ट अटैक बताकर थोड़ी होता है। अब तक सो रहे थे क्या? मरीज जब मरने को हुआ तब लेकर आए हो, और चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे अस्पताल को खरीद लिया है। रतन एक पल को डर गया। स्थिति इतनी नाजुक है, उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इस एक डर में और भी कई डर छुपे हुए थे। मगर फिर उसने सोचा, ऐसी परिस्थिति में तो जो करना है डॉक्टर करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसे चिंतित देख नर्स भी बोली, तुम्हारे घर में सब क्रिकेट में बिजी हैं क्या, जो तुम अकेले आए हो? वो काफ़ी संजीदा स्टाफ थी। उसे इससे ज़्यादा बात करने की फुर्सत नहीं थी। उसने फौरन वार्ड बॉय को आवाज़ दी, राजू, राजू, जल्दी से डॉक्टर, इमरजेंसी केस है। मगर सिस्टर डॉक्टर शर्मा तो चुप, यहाँ जीने मरने का ये सवाल है और सबको क्रिकेट सूझ रहा है। चुपचाप फ़ोन करो, बाकी फॉर्मेलिटी इन लोगों से करवा लेना। नर्स की बातें खड़े खड़े लखन भी सुन रहा था और किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। मालिक उसके लिए भगवान के समान थे। रतन के लिए एक नई समस्या आ गई थी, नर्स का अंदाज़ा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये मामूली सी नर्स कब से इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है, जो उसके पिता की ज़िंदगी और मौत का फैसला सुना रही है। उसे लगा कि ये सब मरीज के घर वालों को डराने के चौंचले हैं, मगर उसके मन का डर उभरने लगा। उसे लगने लगा कि आज तो उसका मैच गया, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर कब आएंगे, कब ऑपरेशन शुरू करेंगे, और जाने उसे कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा और वह घर पहुँच पाएगा। इस तरह के कई सवाल और बहुत सारी नकारात्मक बातें उसके दिमाग में घूमती रही, और उसे फिल्मों के कई वो सीन याद आ गए जिनमें अक्सर नायक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी में टहलता रहता है। उसे अपनी हालत भी उन्हीं में से किसी एक के जैसी लगी। वह बार बार घड़ी देख रहा था। उसे यह सोचकर कभी गुस्सा आता तो कभी निराशा होती कि परिस्थितियों को उसे ही इस घड़ी के लिए चुनना था। इस उधेड़ बुन ने उसे एक आशा की किरण नजर आई। उसने वार्ड बॉय को अपनी तरफ आशा भरी नज़रों से देखता हुआ पाया। शायद वार्ड बॉय ने उसकी सफारी देख ली थी और उसके हाथों में बंधी राडों की घड़ी भी पहचान गया था। रतन को कॉलेज के समय की एक घटना याद आई, जब हाजिरी बही में हुई गड़बड़ी को दुरुस्त कराने के लिए एक क्लर्क की आंखों में उसने वही भाव देखा, और उसकी आंखों की मौन भाषा को किसी मुगल कालीन मीनार या मकबरे पर लिखी इबारत की तरह ही समझ लिया था। वह वार्ड बॉय की तरफ बढ़ा तो वार्ड बॉय ने उम्मीदों के साथ कहा, तनी हमरो ख्याल रखी भैया जी। रतन ने तुरंत 1000 के 2 नोट उसकी जेब में डालकर पूछा, मेरे लिए क्या कर सकते हो? बस हमारा ख्याल रखिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, और ये फॉर्मूला साइन कर दीजिए। राजू ने एक फॉर्म किया। यह शायद ऑपरेशन के पहले का डिक्लेरेशन फॉर्म था। रतन ने वहां साइन कर राजू को वह फॉर्म थमा दिया। फिर उसने लखन को इशारे से बुलाया। लखन पास आया तो उसे नोटों का एक बंडल देते हुए कहा, ये रख, काम आएंगे। और सुन, राजू अगर पैसा वैसा मांगे
तो 1000-2000 रुपये दे देना। जाते जाते वह राजू को अंतिम वाक्य कहता गया, ध्यान रखना, हमारे पिताजी का बेहतर इलाज होना चाहिए, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। वैसे चाय पानी तो मिल ही चुका है, जानते हो ना कौन है ही? लखीपुर का महेंद्र चौधरी। नाम सुनते ही राजू का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद वह चौधरी साहब के बारे में जानता था। रतन ने लखन को घर का नंबर देकर कहा, जरूरत हो तो घर पर फोन कर देना। लखन को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही राजू अपनी सफेद सफारी में बैठकर धूल उड़ाते हुए वहां से हवा हो गया। लखन नोटों की गड्डी थामे किंग कर्तव्य मूड सा कभी नोटों की गड्डी को तो कभी उड़ती हुई धूल को देख रहा था। पास की दीवार पर ठीक उसी वक्त एक छिपकली ने एक कीड़े को धर दबोचा था। रतन जब घर पहुंचा तो 2:25 हो चुके थे। सभी की आंखें दरवाजे पर प्रतीक्षा में जमी हुई थी। सभी कोई अच्छी खबर सुनना चाहते थे। रतन झल्लाहट में फ़ोन छोड़ गया था, इसलिए किसी के फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई थी। उसका सामना सबसे पहले माँ से हुआ तो चौधराइन ने अधीर होकर पूछा, का बबुआ, बड़ा जल्दी आ गया? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ माँ, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, पिताजी ठीक हैं, बेहोश हैं, इसलिए डॉक्टर अभी उनके पास जाने नहीं दे रहा था, तभी तो हम चले आए ना। रतन ने ये बात जानबूझकर इसलिए कही क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माँ जिद करे और उसे दोबारा अस्पताल जाना पड़े। वह इतना कहकर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आंगन में अभी भी एलसीडी पर दृश्य आ जा रहे थे। जिस कुर्सी पर अब तक महेंद्र चौधरी बैठा करते थे, उस पर आज गगन बैठा हुआ था। रतन से नजरें मिलते ही उसने इशारे से अस्पताल का हाल पूछा तो रतन ने भी इशारे से सब कुछ ठीक बताया। गगन को तसल्ली हुई। वह जरा और आराम से कुर्सी पर पसर गया। उसका वहां होना जरूरी भी था ताकि चाय नाश्ते में आया सामान खप जाए, क्योंकि इनमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। मगर आज का माहौल मुखिया के बिना उत्साहवर्धक नहीं लग रहा था। अतः भीड़ जरा कम जुटी थी, क्योंकि कुछ लोग नाश्ते का मुंह छोड़कर अपने घरों के साधारण टीवी की तरफ लौट चुके थे। चौधराइन आज इस भागा दौड़ी से दूर थी और दोनों बहुएं व बेटी उसे ढांढस बता रहे थे। इधर मैच शुरू हो चुका था, काफ़ी आगे निकल चुका था। आज मैच सिर्फ टीवी पर ही चल रहा था या लोगों के दिलों में, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ का माहौल मुर्दनी सा था। आज उत्साह की नदी बिना शोर के चुपचाप मंथर गति से बह रही थी। वैसे भी आज टॉस हारकर भारत फील्डिंग करने उतरा था, और इंडिया के जो फैन होते हैं ना, भारत के टॉस हारकर फील्डिंग करने का उनको बड़ा दुख होता है, हमेशा दुख होता है। मैच वैसे भी नीरसता के साथ चला जा रहा था, तभी चौधराइन आ धमकी, अरे गगन, सुनता है? कितनी बार बोले हैं मैया, मैच का टाइम डिस्टर्ब मत कर। कमाल है, मैच है तो का कोई काम नहीं करोगे? सारा नौकर सबको तो बाजा गाजा के पीछे भेज दिए हो, यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। जाकर देखो तो तालाब का क्या हालत है। क्या मैया, तालाब को क्या होगा, भरा है पानी से लबालब, थोड़ा देर बाद जाएंगे। तालाब पानी से भी भरा है और मछली से भी। परसों बाप बेटे का खेला देखने में कितना चोर मछली मार करके ले गया। हम काली मैया से मन्नत मांगे हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ठीक होकर आएंगे ना, तो उनका पूजा करवा के पूरा गांव को मछली झोर और भाट खिलाएंगे। माताजी की इस बात पर वहां मौजूद गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसा करने की कई वजह हो सकती हैं। शायद मछली भात के नाम से वह खुश हो गए होंगे। शायद यह सोचकर उन्हें ताज्जुब हुआ होगा कि गांव में किसकी इतनी हिम्मत कि चौधरी साहब के तालाब की ओर आंख उठाकर भी देखे। या फिर शायद ये सोच रहे होंगे कि अपनी जगह से अब किसको उठकर जाना पड़ेगा। माँ बेटे के इस प्रश्नोत्तरी में लोगों का साथ साथ गगन का भी ध्यान मैच से भटकने लगा था। उसने छोटे भाई को आवाज़ लगाई, रतन, ए रतन, अरे ओ रतन। 10-15 मिनट की पुकार पर 2-3 मिनट के बाद रतन पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर आया। क्या है, सब लोग परेशान क्यों हो रहे हो? उधर भाभी आवाज़ लगा रही है, इधर अनीता अलग से आवाज़ लगा रही है। गगन ने बड़ी शालीनता से कहा, कुछ नहीं रे, मैया कह रही थी ज़रा तालाब देख आने को, 5 ही मिनट का तो काम है, चला जाना। आप भी ना भैया, किस काम के लिए किसे भेज रहे हो? अरे इतने लोग तो हैं यहाँ, किसी को भी भेज दो, हमारे तालाब को क्या होगा?
इतना कहता हुआ रतन जिस रास्ते आया था उसी रास्ते चल दिया। गगन ने रोनी सूरत बनाकर सतीश की तरफ देखा और बोला, नया खून है ना, नहीं समझेगा। जा तो सतीश, जरा देखा कहीं सच में कोई हरामखोर तो नहीं आया है मछली मारने। कैसी बात करते हैं मालिक, किसका इतना मजाल जो बड़ा मालिक का खलिहान से एक दाना गेहूं भी ले जाए, या फिर तालाब से मछली ले जाए। लट से सिर नहीं फोड़ देंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है रे, मगर आजकल नया जमाना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। घरे घरे मालिक पैदा हो गया है, पहले जैसा बात अब कहाँ। वो तो तुम लोग सबका इज्जत है बाबूजी के लिए, नहीं तो कौन जमींदार और कहाँ की जमींदारी। मरता क्या न करता। उसे झक मारकर उधर जाना ही पड़ा। वह मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था, मालिक भी बुढ़ापे से पहले ही सठिया गए हैं, कौन इनका मछली ले जाएगा। है तो इतना कि पूरा गांव 15 दिन बैठ के खाए, तैयो चोरी का डर सता रहा है। अच्छा ही हुआ जे वो दिन चोर मछली चुरा लिया, राम करे आज पूरा तालाबे खाली कर दे। उसने दूर ही से एक उड़ती निगाह तालाब पर डाली। सब कुछ शांत दिख रहा था। अब वह आंगन की तरफ दौड़ा, हाँफता हुआ सा सहन में दाखिल हुआ तो गगन ने उसे देखते ही पूछा, काहे रे, कुकुर जैसा हाँफ रहा है? तालाब तक गया भी था कि आधा रास्ता से ही भाग आया? नहीं मालिक, आपका हुक्म था, गए रहे, सब तो ठीक ही है। तले खुशखबरी सुन, विकेट गिरा है, तेरा जाना शुभ हुआ। ऐसे ही 5-5 मिनट में उठ करके चला जाया कर, तो आधा घंटा में सब कॉल वालों का आउट हो जाएगा। किसी ने यह बात मालिक को खुश करने को कही तो लेकिन जोर जोर से सब हंसने लगे। माहौल ज़रा हल्का हुआ ही था कि चौधराइन पूरी तैयारी के साथ फिर वहाँ आ धमकी। गगन ने उधर ध्यान नहीं दिया था, वह मैच में बिजी था। वह गगन को लक्ष्य करके बोली, चल बउआ, अस्पताल चलते हैं। गगन माँ की तरफ देखे बिना ही बोला, अरे मैया, फालतू में परेशान हो रही हो, बोले ना ले चलेंगे। कहिया? खेला तो रात भर चलेगा, हम कह रहे हैं अंधेरा होने से पहले हमको पहुंचा दो। जाने कब से दोनों भाई खिला में घुसा हुआ है, तब से अस्पताल से कोनो खबरों नहीं आया है। ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ का खबर है, और दोनों निश्चिंते हैं। गगन सोच नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। बड़े बेटे का फर्ज भी उसे याद था, मगर खेल अभी अभी जमना शुरू ही हुआ था। वह शायद माँ को और भी कुछ कहता, मगर माँ फनफनाती हुई रतन के कमरे में घुस गई। जाते ही सबसे पहला आदेश बेटे को दिया, हमको अस्पताल ले चल रतन, बहुत थकावट हो गई है, भैया को बोलो ना माँ। रतन ने टालते हुए कहा तो चौधराइन उबल पड़ी, मत जाओ, कोई मत जाओ, बाप का लाइस लेकर के आना। चल पायल, तू वो तो गाड़ी चलाना जानती है ना, तेरा भी बाप है, रुकना नहीं, लेकिन हमको वहाँ पहुँचा करके चले आओ। मगर पायल को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक गगन तैयार होकर आ चुका था। आते ही उसने कहा, चल मैया, हम तैयार हैं। पायल लगभग तैयार ही थी। उसने कहा, चलो भैया, मैं भी चलूँगी। जाने से पहले गगन ने रतन को इशारे से बुलाकर कहा, सुन, मैच की स्थिति हमको मैसेज करके बताते रहना। इसके बाद तीनों बिना एक क्षण गंवाए अस्पताल रवाना हो गए। जब अस्पताल में लखन ने उनको देखा तो सुबकने लगा। चौधराइन तुरंत लखन के पास दौड़ी, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में वही उन्हें सपना सबसे ज़्यादा करीबी लगा। कहा हुआ रे, रोता कहाँ है? देखो ना मालकिन, मालिक को जब से लाल बत्ती वाला कमरा से बाहर लाए हैं कुछ बोलते ही नहीं है। ऑपरेशन कब खत्म हुआ? पायल ने घबरा कर पूछा। 1 घंटा पहले खत्म हुआ। मालिक तेज तेज सांस ले रहे थे। राजू का फोन से हम कितना फोन किया, कोई उठाइबे नहीं किया घर पे। घर पे? ओ माय गॉड, घर पे किसने फोन करने को कहा था? फोन तो कल से डेड है। पायल गुस्से से चीखी। भैया जी नंबर दे करके गए थे, हम क्या करते? ओ शिट। गगन का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। वह यही सोचकर डर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसने मन ही मन राम जी से मनौती की, हे राम जी, आज कोनो बुरा खबर से बचा लीजिए, 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। चौधरी साहब को आईसीयू में रखा गया था। चौधराइन, पायल और गगन ने झांक कर देखा। चौधराइन ने वहीं रोना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन अपनी माँ को सांत्वना देने लगे। अरे मैया, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ माँ, पापा आईसीयू में है, ठीक है। पर बेटा, हाथ पाँव में तो कोई हरकत नहीं है। डोंट वरी माँ, पापा सिर्फ बेहोश हैं, कुछ हुआ नहीं है।
गगन ये सब दृश्य देखकर अपना आपा खोने लगा और चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, कहाँ मर गया डॉक्टर? चुप करो। जो भी आता है अपना घर समझकर चिल्लाने लगता है। कभी अस्पताल नहीं गए हो क्या तुम लोग? गगन को डांटने वाली इस बार भी वही अधेड़ उम्र की नर्स ही थी। मगर उस पर इस डांट का कोई खास असर नहीं हुआ। उसने नर्स से तुनक कर सवाल किया, मेरा चिल्लाना छोड़ो, वो डॉक्टर कहाँ है जो मेरे पिताजी का ऑपरेशन किया? नर्स जरा मुस्कुराती हुई बोली, बड़ी जल्दी याद आ गई पिताजी की। ऐसा हल्ला मचाने से डॉक्टर आ जाएगा क्या? पता नहीं, आज फाइनल है। उसने ऑपरेशन कर दिया है, अभी कोई केस नहीं था इसलिए घर चला गया है। क्या? घर चला गया? मतलब मरीज जिए या मरे इससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो मैच देखने घर चला गया। सरकार तुम लोग को इसी की तनख्वाह देती है क्या? हाँ हाँ, जब मुसीबत आती है तो सब हम लोग को कोसते हैं। जब हम लोग अपना जान जोखिम में डालकर मरीज ठीक करते हैं और लोग ठीक होकर घर चले जाते हैं, तब तो कोई नहीं आता माला पहनाने डॉक्टर को, नर्स को। अब आए हैं सब कोसने के लिए। डॉक्टर 12 बजे आएंगे, वही एग्जामिन करके पेशेंट की सही कंडीशन बताएंगे। गगन हतप्रभ रह गया। मतलब मेरे पिताजी जिएंगे या मरेंगे इसका फैसला रात को 12 बजे होगा, तब तक हम क्या करेंगे? क्यों इंतजार नहीं कर सकते? कोई आता है सूखे पत्ती की तरह मरीज को फेंक कर चला जाता है, फिर बाकी लोग आते हैं 10 घंटे के बाद। इतना फिक्र था तो ऑपरेशन का समय काहे मौजूद नहीं थे? डॉक्टर ही से पूछ लेते। गगन नर्स की झाड़ खाकर झल्ला गया था। उसे रतन पर गुस्सा आ रहा था। वह अस्पताल में अच्छा खासा तमाशा बन गया था, मगर इस वक्त वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहलने लगा तो कभी हथेलियों को आपस में रगड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो आखिर क्या करे। उसके गुस्से और झल्लाहट का एक और भी कारण था। वह कई बार मोबाइल चेक कर चुका था, मगर अब तक न रतन का कोई फ़ोन आया और न मैसेज, जबकि आते वक्त वह रतन को सख्त हिदायत देकर आया था। गगन कई बार भाई को फ़ोन भी कर चुका था, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे अपनी हालत बहुत दयनीय सी लग रही थी। उधर पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा पेड़ कटकर गिरा पड़ा हो और जिसमें कोई भी हरकत शेष ना हो। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। गगन ने लपक कर फ़ोन उठाया और ज़रा फासले की तरफ चला गया। उधर से आवाज़ आई, हेलो भैया, भैया के बच्चे, तब से क्या कर रहा था? साला न एगो फ़ोन न मैसेज, यहाँ अलगे ड्रामा चल रहा है। एक तो फ़ोन करने में हाथ दुखता है का? क्या फ़ोन करूँ और क्या बताऊँ भैया, 4 विकेट गिर चुके हैं। क्या? अनायास गगन के मुंह से एक चीख निकली। ये तो अच्छा हुआ कि वह अस्पताल से ज़रा दूर हटकर बातें कर रहा था, नहीं तो यह चीख पायल और उसकी माँ को डराने के लिए काफ़ी थी। रतन की मायूस आवाज़ फ़ोन पर फिर उभरी, हाँ भैया, सचिन, सहवाग सब आउट। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। गगन के पास इस वक्त अगर बंदूक होती तो वह पक्का किसी न किसी को गोली मार ही देता। उसे खुद पर, रतन पर, टीम पर, डॉक्टर पर और पिताजी, सब पर गुस्सा, बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर पायल और चौधराइन डॉक्टर के इंतज़ार में थी। इधर गगन को क्षोभ और पीड़ा से लगातार रोना आ रहा था और वह लगातार रोए जा रहा था। धन्यवाद।